साथियों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। साथियों, मैं आपका दोस्त राजेश शर्मा हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके सामने बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित रहस्य और रोमांच से भरपूर एक अद्भुत और जादुई कहानी चंद्रकांता संतति। और यहाँ इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए इसी पुस्तक के खंड 1 पार्ट 3 का 6वां बयान। तो आइए शुरू करते हैं 6वां बयान। तो लीजिए साथियों, हाजिर है 6वां बयान। इश्क भी क्या बुरी बला है, हाय इस दुष्ट ने जिसका पीछा किया, उसे खराब करके छोड़ दिया और उसके लिए दुनिया भर के अच्छे पदार्थ बेकाम और बुरे बना दिए। छिटकी हुई चांदनी उसके बदन में चिंगारियाँ पैदा करती है, शाम की ठंडी हवा उसे लू सी लगती है, खुशनुमा फूलों को देखने से उसके कलेजे में कांटे चुभते हैं, बाग की रविशों पर टहलने से पैरों में छाले पड़ते हैं, नरम बिछावन पर पड़े रहने से हड्डियां टूटती है और वह करवटें बदल कर भी किसी तरह आराम नहीं ले सकता। खाना पीना हराम हो जाता है, मिश्री की डली जहर मालूम होती है, गम खाते खाते पेट भर जाता है, प्यास बुझाने के लिए आंसू की बूंदें बहुत हो जाती है। हजार दुख भोगने पर भी किसी की जुल्फ में उलझी हुई जान को निकल भागने का मौका हाथ नहीं लगता। दोस्तों की नसीहतें जिगर के टुकड़े टुकड़े करती है, जुदाई की आग में कलेजा भुन जाता है, बदन का खून पानी हो जाता है और इसी से उसकी भूख प्यास दोनों ही जाती रहती है। जिसकी सूरत उसकी आंखों में छुपी रहती है, दरो दीवार में वही दिखाई देता है, स्वप्न में भी इठलाता हुआ वही नज़र आता है। उसकी सुनी हुई बातें रात दिन कान में गूंजा करती है, हंसी के समय दिखाई दिए हुए मोतियों से दांत गले का हार बन बैठते हैं, भुलाए नहीं भूलते। जादू भरी चितवनों की याद दिल को उचाट कर देती है, गले में हाथ डालकर ली हुई अंगड़ाई बदन को दबाए देती है। उसकी याद में एक तरफ झुके हुए कभी सीधे भी नहीं होने पाते। वे दिन रात आंखें बंद कर हुस्न के बाग में टहला करते हैं। ठंडी सांसें आंधी का काम देती है, सूखे पत्ते उड़ाया करते हैं और धीरे धीरे आप भी ऐसे सूख जाते हैं कि सांस के साथ उड़ जाने की हिम्मत बांधते हैं। मोहब्बत का चाबुक, मोहब्बत का गुरु चाबुक लिए हरदम पीछे मौजूद रहता है, बुदबुदाते हुए अपने चेले को कहीं ठहरने नहीं देता और न माशूक के नाम के सिवाय कोई दूसरा शब्द मुँह से निकलने देता है। आदमी का क्या, हवा तक ऐसों से दिल लगी करती है। किवाड़ खटखटा माशूक के आने की याद दिला दिला चुटकियाँ लेती है और कभी कान में झुककर कहती है कि मैं उस गली से आई हूँ जिसमें तेरा प्यारा रहता है। बाग में टहलने के समय हवा के चपेटों में पड़ी हुई पेड़ों की टहनियाँ हिल हिल कर अपने पास बुलाती है और जब वह पास जाता है हंसी के 2 फूल गिराकर चुप हो जाती है, जिससे उसका दिल और भी बेचैन हो जाता है और वह दोनों हाथों से कलेजा थाम कर बैठ जाता है। उसके प्यारे रिश्तेदार ये हालत देख अफसोस करते हैं और उसकी नर्म उंगलियों को हाथ में लेकर पूछते हैं कि क्या अपनी जुल्फ़ें संवारने के लिए ये नाखून बढ़ा रखे हैं। बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि आधे घंटे तक के लिए भी ध्यान एक तरफ नहीं जमता और न एक जगह थोड़ी देर तक आराम के साथ बैठने की मोहलत मिलती है। आँखों में छिपी रहने वाली नींद भी न मालूम कहाँ चली जाती है और अपनी जगह टकटकी को, जो दम दम में तरह तरह की तस्वीरें बनाने और बिगाड़ने वाली है, छोड़ जाती है। यही हमारे कुंवर इंद्रजीत सिंह और उनकी प्यारी किशोरी की हालत है। इस समय दोनों एक दूसरे से दूर पड़े हैं, मगर मोहब्बत का भूत रंग बिरंग की सूरत बना दोनों की आंखों में नाचा करता है और बढ़ती हुई उदासी और बेचैनी को किसी तरह कम नहीं होने देता। रोहतासगढ़ महल में रहने वाली जितनी औरतें हैं, सभी को किशोरी की खातिरदारी का ध्यान रहने पर भी किशोरी की उदासी किसी तरह कम नहीं होती। यद्यपि उसे यहाँ किसी तरह की भी तकलीफ नहीं थी, मगर कलेजे को टुकड़े टुकड़े करने वाली बात एक शायद के लिए भी उसके दिल से नहीं भूलती थी, जो उसने यहाँ आने के साथ ही पीठ पर हाथ फेरते हुए महाराज के मुँह से सुनी थी। अर्थात यह तो मेरी
पतोहू होने लायक है। यूँ तो ऊंचे दर्जे की औरतों के जिद करने से लाचार होकर जनाने नज़रबाग में किशोरी को टहलना ही पड़ता था, मगर वहाँ की कोई चीज़ उस बेचारी के जी को ढांढस नहीं दे सकती थी। खिले हुए गुलाब के फूल पर नज़र पड़ते ही वह मुरझा जाती। नरगिस की तरफ देखते ही उसकी शर्मीली आंखें पलकों की चिलमन में छिप जाती। सरोवर के पास पहुँचते ही वह गम के बोझ से झुक जाती और खुशनुमा फूलों से लदी हुई पेचीली लताएं उसके सामने पड़कर कुंवर इंद्रजीत सिंह की सुंबली जुल्फ़ों की याद दिलाती, जिसमें उलझी हुई उसकी जान को जीते जी छूटने की उम्मीद न थी। रविशों को वह यार की जुदाई का मैदान समझती। छोटे छोटे रंगीन फूलों से भरे हुए पेड़ों की क्यारियों को वह घना जंगल जानती और गूंजते हुए भौरों की आवाज़ उसके कानों में झिल्ली की झनकार मालूम होती, जो जंगल में बिना मौसम पर ध्यान दिए 12 महीने बोला और इत्तेफाक से आ पड़े हुए नाजुक बदनों के कलेजों को दहलाया करती है। नर्म हवा के झोंकों से हिलती हुई रंग बिरंग की खूबसूरत पत्तियों को देखते ही वह कांप जाती। सुंदर और साफ मोती सरीखे जल से भरे हुए और बहते हुए बनावटी झरने के पास पहुंचते ही उसका दिल डूब जाता। छूटते हुए फव्वारे पर नज़र पड़ते ही कलेजा मुँह को आता और आँखों से टपाटप आंसू की बूंदें गिरने लगती, जिन्हें देख तरह तरह की बोलियों से दिल खुश करने वाली बाग की नाजुक चिड़ियों से चुप न रहा जाता और वे बोल उठती, हाय हाय, इस बेचारी का दिल किसी की जुदाई में खून हो गया और वह खून पानी होकर आँखों की राह निकला जाता है। उन कुछ जवान, नाजुक और चंचल औरतों को जो किशोरी के साथ रहने पर मुस्तैद की गई थी, उसकी हालत पर अफसोस आता, मगर लाचार थी, क्योंकि उन्हें अपनी जान बहुत प्यारी थी। रात के समय जब किशोरी अपने को अकेली पाती, तरह तरह की बातें सोचा करती। कभी तो वह निकल भागने की तरकीब सोचती, मगर अनहोनी जान उधर से ख्याल को लौटाकर अपने प्यारे इंद्रजीत सिंह की तरफ ध्यान लगाती और कहती कि क्या वे मेरी मदद नहीं करेंगे और मुझे यहाँ से नहीं छुड़ावेंगे। नहीं, ज़रूर छुड़ावेंगे, मगर कब? जब उन्हें यह खबर होगी कि किशोरी फलानी जगह कैद है। हाय हाय, कहीं ऐसा न हो कि खबर होते होते तक मुझे यह दुनिया छोड़ देनी पड़े और दिल के अरमान दिल में ही ले जाने पड़े। नहीं, अगर मेरे साथ ज़बरदस्ती की जाएगी तो ज़रूर ऐसा करूँगी, और सिवाय उसके जिसके ऊपर नौछावर हो चुकी हूँ, दूसरे की न कहलाऊँगी। ऐसी नौबत आने के पहले ही शरीर छोड़ उनसे जा मिलूँगी। कोई ताकत ऐसी नहीं जो ऐसा करने से मुझे रोक सके। हे ईश्वर, क्या तू उन आफत के पर काले अय्यारों को यहाँ का रास्ता न बतावेगा, जो कुमार के लिए जान तक दे देने को हरदम मुस्तैद रहते हैं। एक रात वह इसी सोच विचार में पड़ी थी कि सवेरा हो गया और कमरे के बाहर से एक ऐसी आवाज़ उसके कान में आई कि वह चौंक पड़ी। उसके फैले हुए ख्याल इकट्ठे हो गए, साथ ही कुछ कुछ खुशी उसके चेहरे पर झलकने लगी। वह आवाज़ यह थी, यह काम बेशक वीरेंद्र सिंह के अय्यारों का है। किशोरी उठ खड़ी हुई और कमरे के बाहर निकलने पर घंटे ही भर में उसे मालूम हो गया कि कुंवर कल्याण सिंह को वीरेंद्र सिंह के अय्यार लोग ले भागे। अब किशोरी को अपने छूटने की कुछ कुछ उम्मीद हुई और वह दिन भर इसी ख्याल में डूबी रहने लगी कि देखें इसके आगे क्या होता है। तो साथियों, यहाँ ये 6वां बयान समाप्त होता है और अगले बयान के साथ फिर हमारी और तुम्हारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।